खबर दिन भर देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। मुल्क भर में आज यौम दस्तूर मनाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के सामने तरक्की का एक नया मॉडल कर रहा है पेश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास हुआ मुनक्किद। काबीना ने कई एक अहम फैसलों को दी मंजूरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यौम आइन पर बानियान दस्तूर को पेश किया। खिराज अकीदत कहा, आइन जिंदगी गुजारने का तरीका है, इसकी बुनियादी रूह हमेशा यकसा रहती है। हिंदुस्तान 2030 के 7 साला दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। अहमदाबाद मेजबानी का शहर होगा। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा, यह मुल्क के लिए फख्र की बात है। गजा में शदीद बारिश और सैलाब से बेघर फिलिस्तीनियों की मुश्किलात में हुआ मजीद इजाफा। सैलाबी पानी ने हजारों खेमों को डुबो दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर काबीना ने कई एक अहम फैसलों को मंजूरी दी। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र और गुजरात में रेलवे की 2 अहम मल्टी ट्रैक रेलवे मंसूबों को मंजूरी दी। इन मंसूबों की तामीर से रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 224 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अश्विनी वैष्णव ने काबीना में लिए गए फैसलों से वाकिफ करवाया। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। परमानेंट मैग्नेट बनते हैं रेयर अर्थ से। ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर में होते हैं। किस चीज में कहां लगते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ये, उसका शेप और फॉर्म और साइज कैसे होगा, उसका फाइनल एप्लीकेशन कैसा है, मतलब कहां पे उसका उपयोग आएगा वो डिसाइड करता है। उससे डिफाइन होता है कि मैग्नेट का शेप और साइज कैसा होगा। तो ये सब परमानेंट मैग्नेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले वाले पिक्चर में आपके सामने रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल दिया है, पिक्चर दिया, और ये परमानेंट मैग्नेट बने हुए। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है। और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता, इस तरह की इसकी जरूरत है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की रिक्वायरमेंट लगातार। मुल्क भर में आज यौम दस्तूर मनाया गया। पुरानी पार्लियामेंट की इमारत के सेंट्रल हॉल में यौम दस्तूर की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के सामने तरक्की का एक नया मॉडल पेश कर रहा है। पेश तफसीली रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तारीखी सेंट्रल हॉल में यौम दस्तूर के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात की क़ियादत की। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर दस्तूर को 9 ज़बानों में डिजिटली लॉन्च किया गया। इनमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमी शामिल है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा, 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना मुल्क की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। ख़वातीन, नौजवान, SC, ST, किसान, मिडिल क्लास तबका हमारे जमहूरी निज़ाम को मजबूत कर रहा है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थान
और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इस तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर आइन पर अमल किया जाए तो हिंदुस्तान 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। ओम बिरला ने कहा कि तवील गौर खौस के बाद दस्तूर साजों ने 1949 में इस दिन अहम दस्तावेज को अपनाया, जिससे हिंदुस्तान को एक मुतहारिक जमहूरियत बनने की राह हमवार हुई। उन्होंने कहा, आज ये हमारा इज्तिमाई हदफ है कि हम हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं और ये हदफ तभी हासिल हो सकेगा जब हम आइन की अख्तार और नजरियात को अपनाएंगे। बिरला ने कहा कि अगर हम आइन की रूह के मुताबिक अमल करेंगे तो हम आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जो तरक्की, इंसाफ, इत्तेहाद, दोस्ती और इंसानियत की मिसाल होगा। स्पीकर ने कहा कि आइन एक ऐसा दस्तावेज है जो हर शहरी की जरूरियत का ख्याल रखता है और इसमें दर्ज उसूलों पर अमल करना हमारा फर्ज है। 2015 से 26 नवंबर 1949 को दस्तूर साज असेंबली के जरिए आइन को अपनाए जाने की याद में यौम दस्तूर या संविधान दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यौम आइन पर बानियान दस्तूर और दस्तूर साज असेंबली को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि आइन जिंदगी गुजारने का तरीका है और इसकी बुनियादी रूह हमेशा यकसां रहती है। खड़गे ने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत इंसाफ, मसावत, आज़ादी, भाईचारा, सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट इक़्तिदार की हिफाजत की है, क्योंकि यही असल हिंदुस्तान की जमहूरी शिनाख्त की बुनियादी असूल बन जाता है। देखिए, इस देश के संविधान को जलाने वाले, रामलीला मैदान में संविधान के धज्जे उड़ाने वाले और मनुस्मृति की प्रशंसा करने वाले और संविधान के जगह मनुस्मृति के कानून को लाना चाहिए और वो देश के लिए अच्छा है कहते थे। जिस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं को भी अस्पृश्य समझते थे, अनटचेबल, और अनटचेबल तो अनटचेबल थे ही, और समाज को ऐसा डिवाइड किया मनुस्मृति ने, तो एक ब्राह्मण वर्ग उन्होंने तैयार किया, एक क्षत्रिय किया, एक वैश्य किया, एक शूद्र किया। यौम आइन के मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि मुल्क के हर शहरी से किया गया एक मुकद्दस वादा है। उनके मुताबिक ये वादा मजहब, जात, जुबान, खित्ते या मुआशी हैसियत से बालातर होकर मसावात, एहतराम और इंसाफ की जमानत फराहम करता है। उन्होंने कहा कि किसी शहरी को इस बुनियाद पर कमतर नहीं समझा जा सकता कि वो कौन है और कहां से आता है, क्योंकि आइन उसका मुहाफिज है। राहुल गांधी ने अपने बयान में लिखा कि आइन कमजोर तबकात, गरीबों, महरूमों और पसमानदा तबकात के लिए हिफाजती ढाल की हैसियत रखता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 10 जनपद नई दिल्ली में इफ्तिताही T20 वर्ल्ड कप की फातेह हिंदुस्तानी ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम की मेजबानी की और उनको मुबारकबाद भी दी। दिल्ली कांग्रेस कमेटी की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी और उसके संगीन असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मीडिया कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने दिल्ली हुकूमत की नाकामी पर कड़ी तनकीद करते हुए बढ़ती हुई आलूदगी पर फौरी काबू पाने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में हमें अपने कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। लगभग हर बच्चे को
आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, हर बच्चे को, छोटे बच्चे को 80% बच्चे को यहाँ पे सांस लेने के लिए पंप की जरूरत पड़ रही है। बुरी हालत हो चुकी है, सड़कों पर निकला नहीं जा रहा, इमरजेंसी की हालत हो चुकी है। कहते हैं कि एयर इंडेक्स 100 के बाद खतरनाक स्थिति में आ जाता है, लेकिन हम 400 की स्थिति में लगातार 3-4 महीने से बिल्कुल जी रहे हैं मजबूरी के अंदर, और सरकार बिल्कुल चेक कर रही है। लंग्स कैंसर, दिमाग। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज यौम दस्तूर के मौके पर कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में दस्तूर को संकीर्ण खतरे लाहक हो गए हैं और तमाम जमहूरी इदारे कमजोर किए जा रहे हैं। उन्होंने SIR का हवाला दिया और कहा कि इंतखाबी फहरिस्त पर नजरसानी के बहाने अवाम के हुकूक पर हमला किया जा रहा है। हमें इस बात की चिंता है कि क्या इस देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी नहीं रहेगी, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो मूल रूप से निष्पक्षता से काम करेंगी कि नहीं करेंगी। आज चुनाव आयोग का आप देख लीजिए किस प्रकार से पक्षपाती ढंग से वो काम कर रहा है, और किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र में निष्पक्षता का चुनाव वो अहम है। उसे आज हम देख रहे हैं कि चाहे मतदाता सूची हो, चाहे मशीन हो, उसमें पूरी तरीके से आशंका हम लोगों की है कि उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यौम दस्तूर के मौके पर बीजेपी को निशाना बनाया और आइन की इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आइन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। वो लखनऊ में मीडिया से बात कर रहे थे। वीर बहादुर जो अहीर, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश, हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसे ही साजिश षड्यंत्र हो, बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। आखिरकार 2014 से सरकार इन्हीं की है, इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। साबिक चीफ जस्टिस BR गवाई ने रियासती हुक्काम की तरफ से महज जराइम का इल्जाम लगाने वाले अफराद के घरों को मिसमार करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर सख्त तनकीद की और इसे अदालत की तरफ से काम करने और बगैर किसी अमल के इज्तिमाई सजा देने की एक खतरनाक मिसाल करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से सुबकदोश होने के बाद जस्टिस गवाई पहली मर्तबा मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। So therefore, at times, as I said, like we did in the demolition judgment or the bulldozer justice, where we found that the executive was acting in excess, executive was acting as a judge in their own cause, merely because a citizen was found to be involved in a criminal act. These houses were demolished, and we found that this would amount to not only violating his rights but the rights of the inmates of the house, his brothers, sisters, mother, father, children, and that was like taking the law into hand. We also held that the right to shelter is a fundamental right, and therefore. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल आइडिया की सदारत संभालने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल आइडिया 2026 के 35 मुल्की फोरम की क़यादत करेंगे। वो अपनी जिम्मेदारी का जायजा 3 दिसंबर को इंटरनेशनल आइडिया काउंसिल मेंबर ऑफ स्टेटस के स्टॉकहोम स्वीडन में मुनक़िद होने वाले इजलास में लेंगे और 2026 में मुनक़िद होने वाले तमाम काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के ज़रिए एहतमाम दिल्ली अकादमी के इश्तराक से बज़्म सहाफ़त नए भारत की बात उर्दू के साथ के उन्वान से एक शानदार उर्दू कॉन्क्लेव का इनेकाद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किया गया। इस तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तौर पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी शिरकत की। इसके अलावा भारत एक्सप्रेस के CEO उपेंद्र राय ने भी इसमें शिरकत की। तकरीब में मुल्क की मुमताज़
इल्मी, अदबी, समाजी और सहाफ़ी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उर्दू ज़बान और सहाफ़त के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू की। साथ ही मुंसिफ टीवी के नेशनल ब्यूरो हेड और सीनियर एडिटर खुर्शीद रब्बानी ने शिरकत करते हुए एक सेशन की सदारत की और उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जहां समाज में आग फैलाने का काम करता है, वहीं पुराने उर्दू सहाफ़त ने न सिर्फ ये कि आग बुझाने का काम किया और मुआशरे को एक बेहतर राह दिखाई है, जबकि तकरीब के शरीक कन्वीनर डॉक्टर निसार खान ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह प्रोग्राम उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए तारीखी संग-मील साबित होगा। हम अक्सर कहीं बैठते हैं, बात करते हैं अनजान लोगों के बीच में, उनको पता चलता है हमारी बातचीत से कि हम सहाफ़ी हैं या टेलीविज़न में काम कर रहे हैं या मीडिया से ताल्लुक़ है हमारा। तो वो पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या टेलीविज़न में काम कर रहे हो? हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम टेलीविज़न में काम कर रहे हैं या मतलब मीडिया में काम कर रहे हैं। तो उधर से एक आवाज़ आती है और अक्सर ये बात मतलब इन दिनों सुनने को मिलती है। वो ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो बहुत जहर घोल रहा है समाज में और मुल्क को एक तरीके से तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, इलाकों के नाम पर और बिरादरी के नाम पर, खासतौर से मजहब के नाम पर। तो मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी मजबूती के साथ इस बात को ये कह सकता हूं, यहां पर इस बात को कह सकता हूं कि वो जो मीडिया है जो जहर फैलाने का काम कर रहा है, जो मुल्क को तोड़ने का या तकसीम करने का काम कर रहा है जाने अनजाने में, और मुझे लगता है कि अनजाने में बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे लोग तो जानबूझ करके लगे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके हैं, उसमें उर्दू मीडिया नहीं है। तोड़ने में उर्दू मीडिया का कतई रोल नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं। हम उस जहर को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, उस जहर का तिर्याग ढूंढने का या बनाने का हम काम कर रहे हैं। हम अपने किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी खबर से या किसी भी हेडलाइन से या किसी भी थंबनेल से उस आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे, बल्कि उस आग को बुझाने का। मशहूर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ इस वक्त पुलिस जांच के जद में हैं। वाराणसी और लखनऊ पुलिस पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बारे में मुबैना इश्तियाल के सोशल मीडिया स्टेटस के सिलसिले में उनकी तलाशी ले रही है। वाराणसी के लिंका पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में भी एक अलग मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों मुकदमात पर पुलिस ने नेहा को कई नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन वो अभी तक तहकीकात में शामिल नहीं हुई है। नेहा सिंह ने कहा कि वो फरार नहीं हुई। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक FIR हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दहशतगर्द धमाके केस के मुलजिम शोएब को 10 दिन की NIA की तहवील में दे दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शोएब को मुबैना तौर पर डॉक्टर उमर नबी को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। NIA ने हरियाणा के फरीदाबाद में ध्वज के रहने वाले शोएब को दिल्ली दहशतगर्द बम धमाकों से कबल मुबैना तौर पर दहशतगर्द इमरान नबी को लॉजिस्टिक मदद फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। शोएब इस मामले में NIA के जरिए गिरफ्तार किया गया है। 7वां मुलजिम वो है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए पकड़े गए व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल का हिस्सा। अदालत ने आमिर रशीद अली को भी, जो पहले ही NIA की हिरासत में थे, मजीद 7 दिन की तौसीह कर दी। हिंदुस्तान 2030 के 7 साला दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा, यह ऐलान किया गया है। बताते चले, जनरल असेंबली के दौरान यह ऐलान हुआ है, जहां तमाम 74 रुकन ममालिक के मंदूबीन ने मुत्तफिका तौर पर हिंदुस्तान की मेजबानी की तौसीह की है। अहमदाबाद मेजबानी करने वाला शहर होगा। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि एक तारीखी कामयाबी के साथ हिंदुस्तान ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के हुकूक हासिल कर लिया। यह मुल्क के लिए फख्र की बात है। Yeah, I mean, it's a great moment for all of us. I think every Indian should feel happy and celebrate today. These are the 100th symbolic Commonwealth Games, and India is hosting it, so it's a very big thing. And more importantly, also, it is
stepping stone towards our Olympic bid that we're trying to get for 2036. हिंदुस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंचने के इम्कानात को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर शर्मनाक 0-2 सीरीज व्हाइट वॉश के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें मुकाम पर पहुंच गई है। बुध को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में 408 रन से होने वाली शिकस्त हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेट की तारीख में रन के एतबार से सबसे भारी शिकस्त। इस शिकस्त के बाद भारत, जो इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ कर चुका था, पाकिस्तान से भी नीचे आ गया था। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हिंदुस्तान अब तक 9 टेस्ट मैच खेल चुका है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौत की अफवाह हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पाकिस्तान के नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर का यह दावा है कि इमरान खान की मौत की खबर महज अफवाह है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर लीडर इमरान खान, जो कि पिछले 2 सालों से जेल के अंदर हैं, मल्टीपल केसेस में कन्विक्शन भी हुई है कुछ केसेस में, आज उनके डेथ की खबर जो है वो डूइंग द राउंड ऑन द सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स जो है इस स्पेकुलेशन और र्यूमर है, लेकिन इस र्यूमर के पीछे जो बांग्लादेश के मासूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को सजाए मौत सुनाए जाने के खिलाफ उनकी पार्टी अवामी लीग ने 30 नवंबर तक मुल्क गिर एहतजाज और मज़ाहमती मार्च निकालने का ऐलान किया है। हसीना इस वक्त हिंदुस्तान में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में अवामी लीग ने इल्जाम लगाया कि ट्रिब्यूनल का फैसला मोहम्मद यूनुस के ज़ेर क़यादत उबूरी हुकूमत की तरफ से हसीना और पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले इंतखाबात से बाहर रखने की सियासी साजिश का हिस्सा है। गजा में शदीद बारिश और सैलाब से बेघर फिलिस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सैलाबी पानी ने हजारों खेमों को डुबो दिया है, जिसके बायस मकामी खानदान शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ख्याल रहे कि गजा के तकरीबन 20 लाख आबादी में से बड़ी तादाद इसराइली हमलों के दौरान अपने घरों से महरूम हो चुकी है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। गजा की पट्टी इस बरस मौसम सरमा को खुश आमदीद नहीं कह रही, बल्कि इससे दहशत ज़दा है। आसमान से गिरती बारिश यहाँ किसी नेमत का पैगाम नहीं लाती, बल्कि काबिज इसराइल की मुसल्लत करदा जंग की तबाहकारियों के बीच एक नए अजाब का रूप ढाल लेती है। सर्द हवाओं में नमी नहीं, गम और बेबसी बिखरी है। बादलों में बारिश की मेहरबानी नहीं, क़ैमों को डूबने की धमकी है। गजा का हर बेघर खानदान आज इस सवाल में डूबा है कि क्या मौसम भी अब हमारे खिलाफ हो चुका है। वाकई आज गजा में रहने वाले लोग ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं जिसके लिए इनके पास कोई ताकत, कोई सामान, कोई मदद मौजूद नहीं। हर बारिश के साथ वो एक नई चीख सुनते हैं, आखिर कब तक? ये सवाल अपनी जगह अब भी कायम है। कब तक गजा के लोग एक ही वक्त में बारिश, हवा, जंग और मुहासिरे का सामना करते रहेंगे? कब तक बच्चों को सर्द हवाओं के रहम व करम पर छोड़ा जाएगा और कब तक दुनिया इनकी चीखों को मौसम की आवाजें समझती रहेगी? 2 बरस में मुसलसिल जंग, बमबारी, बेघरी, भूख और बीमारी के बाद ये लोग इस मौसम सरमा में दाखिल हुए हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनकी रूहें अभी भी रोशन है। इनके चेहरे चाहे थकन से बोझल हों, मगर इनकी उम्मीद बुझी नहीं। वो सर्दी से घबरा जरूर गए हैं, मगर झुके नहीं। वो हर बारिश के जोर से लड़खड़ाते हैं, मगर गिरने नहीं देते। और यही गजा की असल ताकत है। यही वो रोशनी है जिसे ना जंग बुझा सकी, ना मुहासिरा, ना भूख और ना ही मौसम की बेरहमी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सऊदी अरब के अव्वली अहद वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई मुलाकात में वाशिंगटन की ख्वाहिश ये थी कि सऊदी अरब इसराइल के साथ अमन मुआहिदों में शामिल हो जाए। तहम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप की नॉर्मलाइजेशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। सऊदी क्राउन प्रिंस के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान फलस्तीन के हवाले से पुख्ता मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि फलस्तीन सऊदी खारजा पॉलिसी में अव्वलीन तरजीह रखता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के साथ कोई भी ताल्लुक या नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब इजराइल 2 रियासती हल को तस्लीम करे और 1967 की सरहदों में एक फलस्तीनी रियासत कायम करे जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी अल कुद्स हो। सऊदी शहजादा के अमरीकी दौरे के बाद ट्रंप और उनकी बातचीत की तफसीलात पहली मर्तबा सामने आई हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त के सामने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और उस पर कायम रहे। अमरीकी हुक्काम ने भी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ताकतवर शख्सियत करार दिया। मीडिया में कहा जा रहा है कि ट्रंप सऊदी शहजादा के इस सख्त मौक़िफ़ पर बेहद बरहम हो गए। इस मुलाकात में तल्खी भी पैदा हो गई, लेकिन एमबीएस ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इजरायली मीडिया और हुक्मरान तबका सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ पर हवास बाख्ता हो गया है। व्हाइट हाउस में 18 नवंबर को मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मशरिक़ वुस्ता के मसले पर सऊदी अरब की पॉलिसी की वजाहत की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इजराइल, फलस्तीनी और पूरे खित्ते के साथ अमन चाहता है और फलस्तीन के मसले के हल के लिए एक वाज़ेह मंसूबा तैयार कर रहा है जो 2 रियासती हल की सिमत में हकीकी पेशरफ्त फराहम करेगा। सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि एक मुनसिफाना हल हासिल किया जाए जो एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम से शुरू हो और खित्ते में पायेदार और जामे अमन कायम करे। सऊदी अरब ने हमेशा अमन के क़याम और बातचीत के उसूलों पर अमल करते हुए तमाम सतह पर पुरअमन हल को फरोग दिया है। ट्रंप के रूबरू शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मौक़िफ़ सामने आने के बाद आलम इस्लाम में मसरत की लहर फैल गई है और उनकी भरपूर सताइश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।